दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 20 और ये 20 नंबर सीरीज है हिंदी की, जिसमें एमसीक्यू टाइप टोटल 15 क्वेश्चन है। तो बात करेंगे ये 15 क्वेश्चन जेएमआरसी रीट पटवारी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। जेएमआरसी रीट एचएसएससी पटवारी पुलिस एलडीसी और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले ये 15 क्वेश्चन है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ओल्ड सोलवर्ड पेपर और मिक्स क्वेश्चन सीरीज के लिए भी आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे 15 क्वेश्चन की। और क्वेश्चन फर्स्ट से पहले हम बात करेंगे कि रीट जो सभी राज्य स्तरीय टेट परीक्षाओं और साथ में सी टेट, और इनमें जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही अंक के होते हैं। तो उसी में से क्वेश्चन जो दे रखे हैं। और बात करेंगे पटवारी में 15 नंबर के लिए जो हिंदी और इंग्लिश के अंकों की जो मिक्स है आती है, तो उसमें से 15 नंबर में से अब कितने क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और कितने इंग्लिश के आएंगे, तो टोटल आपको 15 अंक होंगे। तो और चलते हैं बात करते हैं। इसी में हम बात कर लेते हैं पोस्ट जो जेएमआरसी से संबंधित है, ये जेएमआरसी से संबंधित है, जिसमें आपके स्टेशन मास्टर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए हिंदी में 10 क्वेश्चन होंगे। जूनियर इंजीनियर जो ट्रेड आपकी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, तो हिंदी में 5 क्वेश्चन होंगे। और साथ में हम बात करेंगे जो कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, हिंदी में इसके 10 क्वेश्चन होंगे। जो CRA की पोस्ट है उसके लिए 10 क्वेश्चन होंगे। और मेंटेनर में जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फीटर है, इनमें हिंदी के 5 क्वेश्चन होंगे। तो जरूर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के क्वेश्चन देखें। हमने इसमें हाईएस्ट 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो जरूर इन क्वेश्चन को देखें। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक तो जेएमआरसी और जो रीट है उनमें आपको एक गद्यांश या पद्यांश दे करके उसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इस प्रकार से फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के, या प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, या प्रश्न संख्या 1 से 15 तक, तो आप इनको हल कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र में आपको एक अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया होता है, उनके आधार पे करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के आधार पे करवा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 1, प्रश्न नंबर 1 में इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे संयुक्त व्यंजन का पूछा जा रहा है और यहाँ पे हमारा उत्तर द, ये ज्ञ ज्ञानी है, ये संयुक्त व्यंजन है। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन के अक्षर कुल 4 होते हैं और इनमें से कौन कौन से होते हैं, तो पहले हमारे पास क्षत्री, त्रैत्रशूल और ज्ञानी, और उसके बाद में श्रेय वाला, श्रवण वाला श्रेय। ये चारों क्षत्री, त्रैत्रशूल, ज्ञानी और श्रवण, ये सभी है, ये संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन द सही है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 2, कौन से क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो बात कर रहे हैं अघोष व्यंजन की और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ब, प है, ये अघोष व्यंजन है। प और फ है, ये दोनों अघोष व्यंजन है। अब हम बात करेंगे अघोष जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 13 होती है। और बात कर लेते हैं अघोष व्यंजन होते क्या है। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा तीनों स संकर, स सलेटी और स षटकोण, ये तीनों स अघोष वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 13 होती है। वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क ख, च छ,
टे ठे, ते थे, पे फे तथा से तीनों से, ये सभी अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। प्रश्न संख्या 3 में ए आई वर्ण कहलाते हैं। तो बात कर रहे हैं ए और आई ये वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये कंठ तालवे कहलाते हैं। कि उच्चारण के आधार पे जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो मुख के विभिन्न भागों से टकराती है, स्पर्श करती है और इन्हीं के आधार पे इन वर्णों का जो उच्चारण स्थल होता है। और यहाँ पे ए आई ये कंठ और तालव है। जब ए और आई को बोला जाता है तो कंठों में बोला जाता है और हमारी जो जीभ है वो तालव को स्पर्श करती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में वनवास शब्द में प्रयुक्त समास है। तो देखिए आपको शब्द दिया गया है वनवास और इसमें जो प्रयुक्त शब्द है वो कौन सा है, वनवास। और यहाँ पे हमारा आंसर है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष के अंदर भी जो विभक्ति होती है उनके आधार पे ये आगे भी आपसे पूछा जाए तो ये अधिकरण तत्पुरुष है, ये अधिकरण तत्पुरुष है। और इसका अगर किया जाए समास विग्रह तो वन में वास, वनवास, वन में वास। और इसमें में या पर इसके लिए अधिकरण होता है। ये हमारे पास यहाँ जो कारक की विभक्ति होती है उसके आधार पे इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ करके सभी जो विभक्तियां हैं उनको काम में ली जाती है। तो ये हो गया वन में वास। और में पर का अर्थ होता है अधिकरण, जैसे करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए और कर्म को। इस प्रकार से ये तत्पुरुष के आगे भाग भी है जिनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा तत्पुरुष है तब तो आपका ये अधिकरण तत्पुरुष बनता है, वन में वास। हम बात करेंगे तत्पुरुष की परिभाषा की। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया है और अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास होगा आपका। और दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है ये भी आपका तत्पुरुष समास होगा। तो परिभाषा देकर के भी आपसे पूछा जा सकता है, उदाहरण देकर के भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जरूर इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है लेकिन जब हम समास से विग्रह करते हैं तो ये कारक चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। जैसे वनवास तो वन में वास, तो यहाँ पे में ये कारक आगे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए क्वेश्चन 5 में उल्लेख शब्द में कौन सी संधि है। आपसे पूछा जा रहा है कि उल्लेख शब्द में जो संधि है वो कौन सी है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ए व्यंजन संधि। तो देखिए ये व्यंजन संधि किस प्रकार से बनी है। तो यहाँ पे तय या दय और इनके बाद में जब लय आ जाता है, तय या दय के बाद लय आ जाता है तो उस लय का आधा लय और लग जाता है। ये जो दय या तय है उनका आधा लय बन जाता है और ये उद प्लस लेख, इसका अगर हम विच्छेद करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा उद और प्लस में लेख, उद प्लस में लेख। ये दय या तय है इसका आधा लय बन जाएगा और ये बन जाएगा उल्लेख। यहाँ पे ये उद ये हलंत है और प्लस में लेख, इसका ये संधि विच्छेद है। और इस दय या तय के बाद में अगर लय आ जाए तो इसका आधा लय बन जाता है और ये बन गया उल्लेख। और यहाँ पे हमारी ये व्यंजन संधि है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा जा रहा है
अपादान कारक के लिए सही क्रमांक कौन सा है? तो देखिए अपादान कारक और अपादान कारक यहाँ पे हमारा आंसर है छात्र अध्यापक से पुस्तक ले जाता है। तो इसमें यहाँ पे ले जाता है, इसका मतलब वो क्या करता है, अध्यापक से अलग कर देता है। और अपादान होता है से अलग, से अलग। इसमें छात्र अध्यापक से पुस्तक लेता है, लेकिन वो छात्र अध्यापक के पास में या दूर नहीं कर रहा है। और अध्यापक छात्र से गृह कार्य करवाता है, अध्यापक छात्र से बात करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। प्रश्न संख्या 7 में संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए संकल्प में आपका जो उपसर्ग है वो, और यहाँ पे हमारा आंसर है सम। संकल्प में जो उपसर्ग है वो सम है, और सम का अर्थ होता है अच्छी तरह। सम का अर्थ है अच्छी तरह। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 जो आपके पास स्क्रीन पे है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इसमें प्रश्न 8 समाज शब्द के साथ यहाँ पे एक नहीं है, ध्यान रखना, ये इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनता है? तो समाज शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनता है? और यहाँ पे हमारा आंसर बे सामाजिक। समाज के साथ इक प्रत्यय जुड़ने से ये सामाजिक बन जाएगा। इसमें सामाजिक है, इसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी, छोटे वाली ई की मात्रा होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बे सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का प्रकार नहीं है? देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 में से आपको वो अलग करना है जो अवयव का प्रकार नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास जो अवयव का प्रकार नहीं है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ड संज्ञा विशेषण। संज्ञा विशेषण है, ये अवयव का प्रकार नहीं है। और ये क्वेश्चन ये रीट 2015 में पूछा गया है। रीट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और अवयव जो संज्ञा विशेषण ये अवयव नहीं है। समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, ये सभी है ये जो अवयव है। अब हम बात करेंगे अवयव की परिभाषा। देखिए अवयव होता क्या है? अवयव जो शब्द लिंग वचन कारक का प्रभाव अर्थात उनसे परिवर्तन नहीं होता है, यानी वह शब्द जो लिंग वचन और कारक आदि से प्रयुक्त होने के बाद में भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये अवयव कहलाते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप इस चैनल पे नए हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी बता दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? और यहाँ पे हमारा आंसर है निरंतर काटा जा रहा है। तो यहाँ पे काटा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है? निरंतर। तो ये निरंतर है, ये काटने की विशेषता प्रकट कर रहा है। और क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे निरंतर काटा जा रहा है, काटने की जो विशेषता है वो निरंतर है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। प्रश्न संख्या 11 में मानव शब्द में कौन सा विशेषण बना है? तो बात कर रहे हैं मानव शब्द से जो विशेषण बना है वो कौन सा है? और मानव शब्द से जो विशेषण बना है वो, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बे मानवीय। मानव शब्द से जो विशेषण बना है वो है मानवीय। मानवीय शब्द है, ये मानव का विशेषण बना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है
12। क्वेश्चन 12 प्रश्न संख्या 12 में निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए बाकी जो 3 ऑप्शन है वो तो संज्ञा है, लेकिन एक है वो संज्ञा नहीं है। तो कौन सा है, आइए देख लेते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन से उत्तर हमारा से होगा अनुशासित। अनुशासित है, ये संज्ञा शब्द नहीं है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। प्रश्न संख्या 13 में निम्न में से किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम शब्द, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि तत्सम शब्द होते क्या है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो हिंदी भाषा और विभिन्न भाषा में प्रचलित शब्द होते हैं, वो सीधे के सीधे संस्कृत से आते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से आकर के किसी अन्य भाषा में वैसे के वैसे बिना कोई परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है निष्ठुर। निष्ठुर है ये इसका तत्सम है। और बात करेंगे तद्भव की, तो तद्भव होता है निठुर। निठुर होता है तद्भव। तद्भव जो कि संस्कृत भाषा का शब्द होता है, लेकिन हिंदी भाषा में आते आते अपने अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेता है। परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त होते हैं वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। उसके बाद में आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द जो स्थानीय भाषा के आधार पे होते हैं। और विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से, जैसे अंग्रेजी है, फ्रांसीज है, जापानी, चाइनीज आदि जो शब्द है ये विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नींद। नींद शब्द तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है निंद्रा। ये होता है निंद्रा। और तालाब, तालाब तद्भव शब्द है। तालाब का जो तत्सम होता है वो तड़ाग होता है। ये होता है तड़ाग। और 24, 24 चतुर्विश होता है। चतुर्विश, चतुर्विश होता है, ये 24 होते हैं। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। प्रश्न संख्या 14 निम्न में से किस क्रमांक का विलोम सही नहीं है। देखिए विलोम के बाद आपको नहीं वाला ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि कभी कभार आप विलोम करके देखते ही आप पहला ऑप्शन ट्रिक करके आपने होमवर्क शीट फिलअप कर दिया, क्लिक कर दिया, लेकिन आपको आगे भी क्वेश्चन पूरा रीड करना है। और यहाँ पे विलोम सही नहीं है। जो विलोम शब्द का जोड़ा सही नहीं है वो कौन सा है। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी परितोष। और परितोष का जो विलोम होता है वो होता है दंड, क्योंकि परितोष का अर्थ होता है पुरस्कार और पुरस्कार का विलोम होता है दंड। और अब हम बात करेंगे संतोष। संतोष का होता है ए संतोष। संतोष का ए संतोष होता है। और निर्दय का निंदे का स्तुत और नत का उन्नत, पतिव्रता का कुलटा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 15, प्रश्न संख्या 15 में ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए ईश्वर का जो पर्यायवाची नहीं है वह आपको चुनना है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर नंबर द ऑप्शन द है बर्मा। बर्मा है ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची है, लेकिन बर्मा ये पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।